दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे जी और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेंड करते रहते हैं और इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोशल मीडिया पे आप जाएँगे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम चीज़ जो सोशल साइट है, आप उन पे मिल जाएँगे। हम इनसे से बात करेंगे कि बनारस में ये आए हुए हैं और क्या मकसद है? थोड़ा-सा जानने की कोशिश होनी चाहिए कि क्योंकि चुनाव भी सामने है और 2 दिन 3 दिन से लगातार नामांकन भी चल रहा है। पहले तो हमारे चैनल में बहुत सारा शुभकामनाएँ आपको, हमारे समय दिए आपको। अ, धन्यवाद सर। ये बताइए कि बनारस में क्या रणनीति करने आए हैं? रणनीति नहीं, भाजपा को रोकना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है और ये जग जाहिर है, कोई छुपा हिडन हमारा एजेंडा नहीं रहा है। और चाहे जहाँ पे भी आंदोलन किए, चाहे मुंबई के मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, देश भर में जहाँ पे भी जिसके साथ गलत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का 99% उसमें हाथ होता है। चाहे किसान बिल ले लीजिए, बाद में वापस ले लेना, फिर लॉकडाउन लगा के व्यापारियों और मजदूरों को एक आर्थिक तौर पे तोड़ देना, सामाजिक तौर पे तोड़ देना। हम लोग जैसे लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये दायित्व होता है कि गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। तो अब उत्तर प्रदेश चुनाव है और पूरा एकदम क्लियर एजेंडा है। आपके वीडियो के माध्यम से एक बार वापस क्लियर करना चाहता हूँ। विनय दुबे पूरे उत्तर प्रदेश घूम रहा है और भारतीय जनता पार्टी को रोकना कि वो यहाँ पर फिर से वो गंदगी और एक जो नफ़रत और जो जहर है हवा में यहाँ के भर सके, उसको रोकना ही एकमात्र उद्देश्य है मेरा। भारतीय जनता पार्टी का जो आप कह रहे हैं कि रोकने के लिए, तो आपको लगता है कि यहाँ पे बनारस में 3-3 कैबिनेट मंत्री हैं, उनको रोकना कितना मुश्किल होगा? देखिए, भगवान नहीं है और ना वो अमर होके आए हैं। किसी भी चीज़ का अगर आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव के समय, जो कहते थे कि मैं भगवान का लिखा मिटा सकता हूँ, बदल सकता हूँ। निरहुआ जी को आप जानते होंगे, जो भोजपुरी पिक्चरों के हैं। लोकसभा चुनाव में ये घमंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं और जनता ने उनको सबक सिखाया। जिस तरह से वो दूसरे तीसरे नंबर तक पहुँचने की नौबत आ गई थी, तो उनकी औकात वहाँ पे दिखाई है। मंत्री होना ये जनता तय करती है, वोट देना वो जनता तय करती है। तो अभी ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 10 मार्च आप देख लीजिएगा, जितने बड़े बड़े भौकाल मंत्री लेके चल रहे हैं उनकी हालत आपको पता चल जाएगी। बनारस में आपको लगता है कि बीजेपी का जो भौकाल है वो बरकरार रहेगा? देखिए, अब बनारस की गलियों में अगर आप घूमेंगे, आप तो यहाँ के स्थानिक हैं, मैं भी जब जाता हूँ तो जो भाजपा का गढ़ हुआ करता था, जहाँ पे एक अगर मैं समुदाय वाइज बात करूँ तो जो ब्राह्मण समुदाय है या फिर जो वो समुदाय है जो बिज़नेस व्यापार में ज़्यादा है, चाहे छोटे उद्यमी हो, चाहे बड़े हों, चाहे जायसवाल आप कह लीजिए या फिर गुप्ता कह लीजिए, वो सारे त्रस्त हैं। जिस तरह से काशी कॉरिडोर को लेके जो बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, शिवलिंगों को निकाल निकाल के जो पुराने शिवलिंग थे उनको नालियों में बहा दिया गया, गंगा नदी को डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये सारे मुद्दों से स्थानिक जो है ना, वो बहुत नाराज़ हैं। आप कह रहे हैं नाराज़गी के लिए, लेकिन आज देखा गया है कि जो व्यापारी नाराज़ थे, आज बीजेपी के नामांकन में दिखे। तो अब देखिए, कैसे कहा जा नामांकन। सकता है कि एक तरफ नाराज़गी दिखला रहे हैं और दूसरी तरफ उसी के बैकफुट में पीछे-पीछे आप दौड़ रहे हैं? जी, जी, मैं ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊँगा आपको। 2019 में लोकसभा चुनाव में आप चले जाइए, नरेंद्र मोदी जी जब नामांकन करने गए थे, तो उनके साथ 12 लाख की भीड़ थी। उन्हें वोट कितना मिला? अब भीड़ होना एक अलग बात होती है। भीड़ तो आप मैं जौनपुर से लाके खड़ा कर दूँगा, मैं मुंबई से लाके यहाँ पे ट्रेन भर-भर के खड़ा कर दूँगा, बट वोट कितना मिलता है? जो आदमी जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, उनके साथ 12 लाख की भीड़ जाती है। और बामुश्किल साढ़े 4-5 लाख वोट पड़ता है, ऐसा क्यों? ये सवाल आप उनसे नहीं पूछ सकते ना कि इतनी सारी भीड़ थी, वोट कहाँ चला गया? तो भीड़ दिखाना एक पैसे का खेला है सर। तो चुनाव आया है, तो प्रधानमंत्री आए हैं, तो यहाँ पे लगातार जो विकास कार्य हुआ है, उस पे बात लोग करेंगे। और कहा ये भी जा रहा है और सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 या 3 दिन यहाँ पे रुकेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि सारा चीज़ बदल जाएगा? नहीं बदला है ना, आज देखिए ना, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के एक बड़े मंत्री, धर्मादाय आयुक्त मंत्री जो रहे हैं यहाँ पे, नीलकंठ जी, आज बैकडोर से आज नामांकन कर रहे हैं। मंत्री रहते हुए ऐसा कौन सा डर था उनको? नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में उनके विधानसभा के अंदर आने वाला एक मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त, वो बंदा बैकडोर से नामांकन कर रहा है, क्यों कर रहा है? इतना ही अगर मतलब हवा बढ़िया थी, इतना ही सब अच्छा चल रहा था, तो नीलकंठ तिवारी जी पीछे के दरवाजे से जाके नामांकन क्यों किए? आप सभी मीडिया में देख सकते हैं किस तरह से नामांकन हुआ है। अच्छा, इस एक चीज़ पर्सनल बात पूछ जी। रहे हैं कि आप फेसबुक पे लगातार जो जिस तरीके से आप बेबाकी से बोलते हैं, आपको ट्रोल भी लोग लगातार जी। करते हैं, तो उसको कैसे सहन करते हैं? सहन क्या करना, अब रास्तों पे, जैसे अब रात में कल लखनऊ से लौट रहा था तो हर जगह जगह पे कुछ कुत्ते सोए रहते हैं सड़कों पे। मेरी गाड़ी गुजर रही तो मेरे टायर के पीछे भागेंगे, दौड़ेंगे। बस वही हिसाब किताब मैं सोशल मीडिया पे रखता हूँ।
मैंने कुछ पोस्ट डाली है तो कुछ कुत्ते भौंकेंगे, होता है ना वो गाड़ी के पीछे दौड़ने वाला, तो अब उन कुत्तों को मैं उतर के पत्थर मारने लगूँ या उनको गालियाँ दूँ तो फिर मेरे और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। मैं काबिल हूँ, सक्षम हूँ, उनसे बेहतर हूँ, इसके लिए वो भौंकते हैं। मैं तो कभी नहीं गया उनके लिए भौंकने के लिए। तो ये थे विनय दुबे जी और बनारस में आए हैं, और तमाम में भी और चीज़ें सामने आएंगी, थोड़ा सा समय होने दीजिए। लगातार ये रिपोर्ट बनारस से दे रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।